Topic here is Gouy-Chapman diffuse charge model of electrical double layer। ये टॉपिक जो है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, पेपर CH9 यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेसेस। उसमें बताया था कि इसमें यदि हम लोग किसी इलेक्ट्रोड को जिसके पास एक्सेस चार्ज डेंसिटी हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जो सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस है उसका क्या बिहेवियर होगा, क्या सारा का सारा जो है काउंटर एनायन जो है एक साथ जो सेकेंड लेयर था OHP आउटर हेल्महोल्ट्ज़ उस पर आके जमा हो जाएगा या पूरे सॉल्यूशन में डिफ्यूज रहेगा, क्या रहेगा, क्या बिहेवियर होगा। इसको जो है इसके बारे में 3 मॉडल दिया गया था। फर्स्ट था हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल। उन्होंने कंसीडर किया था, उन्होंने ये माना था कि सारा का सारा जो है अपोजिट चार्ज OHP पे कंसंट्रेटेड रहता है। वहाँ से हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल से जो इक्वेशन आया था इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व का, वो पैराबोला इक्वेशन था, सिमेट्रिकल पैराबोला। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व है पाया गया वो एसिमेट्रिक और परफेक्ट पैराबोला नहीं था। इस कारण से हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा। सेकेंड मॉडल जो आया था उसके बाद वो था Gouy-Chapman डिफ्यूज चार्ज मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे Gouy-Chapman डिफ्यूज चार्ज मॉडल के बारे में क्या है ये। तो Gouy-Chapman में जो इसमें जो माना गया था कि सारा का सारा जो है अपोजिट चार्ज जो है वो OHP यानी आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन पे कंसंट्रेटेड नहीं होता बल्कि डिफ्यूज होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया डिफ्यूज चार्ज मॉडल। लास्ट लेक्चर में कई जगह पे मैंने स्मॉल h से लिख दिया था हेल्महोल्ट्ज़ को, उसको आप लोग कैपिटल H लिख लेना। हेल्महोल्ट्ज़ जो है नाम है साइंटिस्ट का, दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है, स्टार्टिंग लेटर जो होगा H होगा वो कैपिटल होगा। तो यहाँ पे जो कंसीडर किया गया था हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में, क्या कंसीडर किया, हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन ने क्या कंसीडर किया था कि सारा का सारा जो अपोजिट चार्ज, सपोज ये जो इलेक्ट्रोड है हैविंग एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो सपोज इधर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में ये हो गया OHP, दिस इज OHP, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन, इन शॉर्ट OHP। ठीक है, तो डिफ्यूज चार्ज मॉडल में हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल में क्या कंसीडर किया गया, सारा का सारा चार्ज जो है OHP पे कंसंट्रेट रहता है। लेकिन Gouy-Chapman डिफ्यूज चार्ज मॉडल में कंसीडर किया गया था कि सारा का सारा चार्ज जो है OHP पे नहीं होता बल्कि ये आगे जो है डिफ्यूज रहता है, आगे भी थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, लाइक दिस। ठीक है, यानी डिफ्यूज रहता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे जो है मेटल इलेक्ट्रोड से डिस्टेंस बढ़ता जाता है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, वैसे वैसे जो है कंसंट्रेशन अपोजिट चार्ज का घटता जाता है। और ऐसा होगा भी क्योंकि जो सबसे कम डिस्टेंस जहाँ पे होगा OHP पे, वहाँ पे सबसे अधिक कंसंट्रेशन, सबसे अधिक फोर्स लगेगा, इसलिए नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस जो है वहाँ पे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होता जाएगा और नंबर ऑफ चार्ज जो है घटता जाएगा। यहाँ पे 2 तरह का फोर्स कंसिडर, ये जो आयंस है वो 2 तरह का फोर्स फेस करता है। एक तो थर्मल मोशन के कारण हमेशा आयंस मूवमेंट होता रहता है, तो एक वो, और दूसरा जो मेटल इलेक्ट्रोड है उससे कारण फोर्स, उससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके कारण फोर्स। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा थर्मल मोशन के कारण, दोनों कारण वही दोनों जो है इसका बिहेवियर डिसाइड करता है कि
सॉल्यूशन में जो है आयंस का जो है बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड। ये क्या है, एक्सेस चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, एक्सेस चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं QM से। Q मतलब चार्ज, M फॉर मेटल। ये जो है आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, यहाँ पे जो है एक्सेस चार्ज ऑन OHP इज इक्वल टू QOHP विच इज लेस देन QM, जबकि हेल्महोल्ट्ज प्लेन में जो QHP था, OHP QOHP यानी चार्ज ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, दैट वाज इक्वल टू QM, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेस देन QM होता है। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं हम लोग फिगर A। फिगर B इधर जो है वह डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी, डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी ऊपर बढ़ रहा है, और दिस इज x इक्वल टू 0, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन सॉल्यूशन, डिस्टेंस x इन सॉल्यूशन। तो हेल्महोल्ट्ज प्लेन क्या कंसिडर किया था कि जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन में x जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्यूज चार्ज जो है घटते जाता है। वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस B वाले फिगर में कि जैसे जैसे जो है x बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे x0 है। ठीक है, x0 मतलब इलेक्ट्रोड सरफेस, और जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है एरिया क्या बता रहा है कर्व का, कि चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी जो है, डिफ्यूज चार्ज मतलब जो सॉल्यूशन में चार्ज है वो घटते जा रहा है। ठीक है, फिगर C। इसके बारे में बताएंगे कि जब हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि दिस इज QM इजकल टू माइनस QD। इसमें ऐसा माना गया है कि सारा का सारा चार्ज जो है जस्ट लाइक काम करता है एज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, और सारा का सारा चार्ज जो है वो K इनवर्स डिस्टेंस पे कंसंट्रेटेड होता है। दिस इज QD, this is x is equal to 0, and this is where psi potential is psi naught, and here potential psi x is equal to 0 in the bulk। बल्क मतलब एक्चुअली क्या होगा, तो जस्ट OHP के नजदीक में जस्ट इलेक्ट्रोड नजदीक में OHP पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो इधर जो क्लोज में मतलब मेटल इलेक्ट्रोड के नजदीक में जो है आयंस का जो बिहेवियर होगा वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो थर्मल मोशन और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। उससे जैसे हम आगे जाएंगे, सोल्यूशन में डीप जाएंगे, तो वहां पे हो सकता है आगे जाकर के कि थर्मल मोशन और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग बल्क में जाएंगे, बल्क में क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, मेटल इलेक्ट्रोड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो वहां पे क्या होगा, एक पार्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस इक्वल होगा तो वहां पे क्या होगा, बल्क में पोटेंशियल जो है 0 होगा। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, साई एक्स इक्वल टू 0 एट द बल्क। ठीक है, ये 3 फिगर है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे फिगर 1, कैप्शन लिख लें। फिगर 1 में क्या है, फिगर द ग्वाई
चैपमैन मॉडल। ठीक है, ए में क्या देखें कि द एक्सेस चार्ज डेंसिटी ऑन द OHP outer Helmholtz plane is smaller in magnitude than the charge on the metal। हम लोग फिगर में क्या देखे हैं कि जो OHP पे जो है वो जो चार्ज का कंसंट्रेशन था वो कम था QM से, चार्ज ऑन द मेटल से। ठीक है, लेस देन चार्ज ऑन मेटल। द रिमेनिंग, बाकी चार्ज कहाँ था, डिफ्यूज था सॉल्यूशन में। द रिमेनिंग चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, यानी द डिफ्यूज चार्ज रीजन। बी में हम फिगर में क्या देखें हम लोग, कैन बी सिमुलेटेड बाय ए सॉरी ये चीज सी में है। ये जो रिमेनिंग चार्ज है वो सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है चार्ज का कंसंट्रेशन जो है बढ़ते जाता है, जो कि हम लोगों ने फिगर बी में देखा है। और सी में क्या है, कैन बी सिमुलेटेड बाय ए शीथ ऑफ चार्ज QD placed at a distance K इनवर्स। सी में क्या माना है कि जो QD है वो जस्ट K इनवर्स पैरेलल प्लेट कंडेंसर की तरह है। K इनवर्स डिस्टेंस पे जो है पूरा टोटल का टोटल डिफ्यूज चार्ज जो है वो जमा है। K इनवर्स फ्रॉम द x इजकल टू 0 प्लेन as depicted in C, जैसा कि जो है फिगर सी में दिखाया गया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट लिख लें बाई चैपमैन मॉडल के बारे में। बाई चैपमैन ने क्या कंसीडर किया था, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, बाई चैपमैन जो है चार्ज को थोड़ा सा लिबरेट कर दिया था कि चार्ज जो है पूरा का पूरा OHP पे कंसंट्रेटेड नहीं होता है अपोजिट चार्ज, बल्कि उस सॉल्यूशन में डिफ्यूज रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्वाई एंड चैपमैन liberated the ions from a sheet parallel to the electrode। यानी इसने आयन को जो है फ्री कर दिया। आयन जो है पूरा का पूरा जो है OHP पे कंसिडर्ड नहीं होता है, जो इलेक्ट्रोड के पैरेलल में होता है। ठीक है, और जैसे आयन बाहर निकलता है तो उससे दो तरह का फोर्स फील करता है, एक तो थर्मल मोशन के कारण, थर्मल मोशन के कारण फोर्स फील करता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यही दोनों फोर्स जो उसके बिहेवियर को डिसाइड करता है, उसका जो सोल्यूशन में चार्ज उसका क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, सिर्फ पैरेलल टू द इलेक्ट्रोड वंस द आयंस आर फ्री, जैसे वो फ्री होता है दे गेट एक्सपोज्ड टू थर्मल बफेटिंग। फ्रॉम द
सॉल्यूशन पार्टिकल, जैसे थर्मल मोशन होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन पार्टिकल से टकराएगा, सॉल्यूशन पार्टिकल्स बोथ, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, बोथ द इलेक्ट्रिक फोर्स राइजिंग from the charge on the electrode and the thermal जस्टलिन। थर्मल मोशन का जो धक्का लगता है एक वो, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, यही दोनों क्या बिहेवियर होगा चार्ज का, आयंस का सॉल्यूशन में, उसको डिसाइड करता है। थर्मल जस्टलिन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ आयंस in the vicinity of the electrode। इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जो है आयन का बिहेवियर क्या होगा, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये दो फोर्स डिसाइड करता है। एक तो थर्मल मोशन का जो धक्का खाता है आयन से, एक वो, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यही दोनों जो है डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन में जो है चार्ज आयंस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द कैसा होगा, ठीक है। thus in the Guy-Chapman model, the excess charge density on OHP is not equivalent to that on the metal। इस प्रकार से जो है जो चार्ज डेंसिटी जो है ना OHP पे, वो मेटल के इक्विवेलेंट नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, but is less as shown in figure 1a, जैसा कि फिगर 1a में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, जो कुछ सॉल्वेटेड आयंस होता है वो सेकेंड रो को छोड़ करके रेंडमली जो है सॉल्यूशन में मूव करते रहता है, ठीक है। और जो कि हम लोग फिगर बी में देखे हैं, और जैसे जैसे जो है डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है उस एक्सेस चार्ज डेंसिटी जो है सॉल्यूशन में वो घटते जाता है। तो वही लिख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ए फ्यू सॉल्वेटेड आयंस leaves the second row and randomly walk in the solution, ठीक है। जो सेकेंड रो को जो है कुछ आयंस जो है छोड़ देता है और रेंडमली जो है सोल्यूशन में घूमते रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रोड से वैसे वैसे जो है एक्सेस डेंसिटी जो है सोल्यूशन में उसका मैग्नीट्यूड जो है वो घटते जाता है। तो द एक्सेस चार्ज डेंसिटी इन द solution decreases with the
डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, जैसे कि हम लोग किसमें देखे हैं, फिगर बी में देखे हैं। जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे जो है एक्सेस डेंसिटी का जो है वैल्यू वो घटते जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल डिस्टेंस और पोटेंशियल जो है कैसे घटता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसको हम लोग उसका इक्वेशन देखेंगे हम लोग वाइट-चैपमैन मॉडल में। तो आगे हम लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए डिस्टेंस x from the electrode according to White-Chapman diffuse charge model is given by following expression। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिस्टेंस के साथ जो है, मतलब एट डिस्टेंस x जो है वो वाइट-चैपमैन मॉडल द्वारा कैसा जो दिया जाता है उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -8 KT C नॉट अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ साइन h ZE साई एक्स अपॉन 2KT, इक्वेशन 1। ठीक है, जहां पे C नॉट क्या है, वेयर C नॉट इज द concentration of ith species in the bulk of the solution। जहां पे सी नोट क्या है, ith स्पीसीज का कंसंट्रेशन जो है बल्क में है, और साई एक्स क्या है, यहाँ पे साई एक्स इज आउटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट x from the electrode and the bulk of the solution। तो इलेक्ट्रोड और बल्क ऑफ सॉल्यूशन के जो है के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है साई एक्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 क्या दे रहा है मेरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहा है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन 1 गिव्स electric field and the electric potential at a distance x
at a distance x from the electrodes, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है द चार्ज कितना होगा यदि एक क्लोज्ड वॉल्यूम जिसको हम लोग गॉसियन बॉक्स बोलते हैं वो उस बॉक्स में जो है कितना चार्ज होगा और चार्ज को हम लोग किस एक्सप्रेशन से निकालते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो क्या आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ electrostatics, the charge contained within a closed volume, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन बॉक्स is given by Q is equal to epsilon r epsilon naught d psi upon dx। क्वेश्चन 2। आगे अब हमें निकालना है कि डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी क्या है। तो डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी। तो इन ऑर्डर टू नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टोटल डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी कितना है, QD, द गॉसियन बॉक्स शुड एक्सटेंड फ्रॉम ए प्लेस वेरी क्लोज to the electrode, example x is equal to 0, इलेक्ट्रोड क्लोज यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, x is equal to 0 से हमें क्या करना पड़ेगा, एट सर्टेन डिस्टेंस x पे जो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। QD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बल्क तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, बल्क इन्फिनिटी तक। तब हमें टोटल QD निकालेंगे, x 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो है हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा गॉसियन बॉक्स को। तो हम निकालेंगे उस बॉक्स में टोटल कितना चार्ज है, तो वहां से क्या निकलेगा, QD निकलेगा, x 0 से लेकर x इन्फिनिटी तक। वही लिखे हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टोटल डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी QD द गॉसियन बॉक्स शुड एक्सटेंड फ्रॉम ए प्लेस वेरी क्लोज टू द इलेक्ट्रोड, यानी x इक्वल 0, ठीक है, to a place deep inside the solution, जहां पे क्या होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तब तो पूरा का पूरा जो चार्ज सोल्यूशन में डिफ्यूज है QD उसका टोटल का मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। यानी गॉसियन बॉक्स को x 0 से लेके x इन्फिनिटी तक हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब उसके अंदर कितना चार्ज है वो हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। एंड x इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, d psi अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0, सॉरी वेयर
एक्स इक्वल इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे यानी डीप बल्क में क्या होगा, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में जो है जितना कैटायन होगा उतना ही एनायन होगा। ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहां पे। देयरफॉर with these conditions the total diffuse charge density scattered diffuse charge is scattered in the solution under the combined influence of thermal and electrical forces QD is given from equation 1 and 2 as क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 2 से डी साई अपॉन डी एक्स जगह, इक्वेशन 1 में डी साई अपॉन डी एक्स जगह पे इक्वेशन 2 से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो डी साई अपॉन डी एक्स जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन, क्योंकि डिफ्यूज चार्ज निकालना है हमें, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू -8 KT, राइट वाला पार्ट एज इज रहेगा, सी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ साइन H Z E साइन नॉट अपॉन 2KT। ठीक है, जस्ट इक्वेशन 1 और 2 से जो है हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिफ्यूज चार्ज कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से इक्वेशन, इससे QD क्या लिख सकते हैं यहां से आगे, QD विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे, ले जाएंगे तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 8KT सी नॉट, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट साइन H Z E साइन नॉट अपॉन 2KT। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट से नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, QD इजकल टू, और ये इसका पावर हाफ है तो यहाँ से 2 बाहर कर सकते हैं। ठीक है, 2 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर 2 बचेगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, अंदर 2 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट सी नॉट KT टू द पावर हाफ इंटू साइन H Z E साई नॉट अपॉन 2KT, इक्वेशन 3। ठीक है, यहां से QD निकालिए हम लोग, जहां पे साइन नॉट क्या है, वेयर जहां पे साइन नॉट इज द पोटेंशियल एट x इजकल टू 0। साइन नॉट क्या है, x0, यानी इलेक्ट्रोड पे क्या पोटेंशियल है रिलेटिव टू बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, वहां पे पोटेंशियल क्या है, 0 है, वेयर द पोटेंशियल इज टेकन एज 0, क्योंकि बल्क में जो है जितना कैटायन होगा
उतना ही एनायन होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है कि वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू।